हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान का वादा, क्रिकेट को करेंगे सपोर्ट, कहा अफगानिस्तान पाकिस्तान भिड़ंत का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने वादा किया है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि अफगानों ने क्रिकेट खेलना तब शुरू किया था जब उन्होंने पहले शासन किया था। वे भविष्य में भी इस खेल का समर्थन करेंगे। तालिबान ने अजीमुल्लाह फाल्जी को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए महानिदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय और बातचीत करने वाली टीम के सदस्य अनस हक्कानी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान यह वादा दोहराया है। तालिबान के साथ होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, पूर्व क्रिकेट बोर्ड के चयन समिति के अध्यक्ष हसदुल्लाह और नूर अली जादरान ने हिस्सा लिया। दोस्तों तालिबान की राजनीतिक टीम के एक अन्य सदस्य सोहेल साइन ने भी क्रिकेट टीम के लिए समर्थन देने का वादा दोहराया और कहा कि उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच देखने का इंतजार है। तालिबान के सदस्यों ने इस सप्ताह की शुरुआत में काबुल में पूर्व क्रिकेट कप्तान असगर इस्तान कज़ई और राष्ट्रीय टीम के सदस्य नवरोज मंगल से मुलाकात की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल अफगानिस्तान में हालात भयंकर ही अस्थिर हैं। वहां पर तालिबान के शासन के बाद से ही भगदड़ का माहौल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान के डर से बेघर हुए अफगानों को 6 देशों ने दी पनाह, मददगारों में भारत का भी है नाम शामिल। जी हां दोस्तों, तालिबान के काबुल में प्रवेश के बाद अफगानिस्तान के कई नागरिकों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। राजधानी स्थित हामिद करजई एयरपोर्ट पर ऐसे कई दृश्य सामने आए जो यह साबित कर रहे थे कि लोग तालिबान शासन में रहने की बजाय देश छोड़ना या फिर देश छोड़ने के प्रयास में जान गंवाना पसंद कर रहे हैं। हालांकि इन परेशान अफगानों की मदद के लिए कई देशों ने हाथ आगे बढ़ाया है। इन मददगार हाथों में भारत का नाम भी शामिल है। दोस्तों खबर है कि अफगान छोड़कर भाग रहे ज्यादातर अफगान पाकिस्तान और ईरान में शरण ले रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि दशकों से जारी पलायन के बाद 26 लाख अफगान शरणार्थियों में 90% इन्हीं देशों में है। बीते मई से लगातार लोगों का पलायन जारी है, जो बीते रविवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद और बढ़ गया। बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी ने कहा कि ज्यादातर अफगान देश नहीं छोड़ पा रहे हैं और जो खतरे में हो सकते हैं उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों अब तक 1200 अफगानियों को निकालकर अमेरिका ले जाया गया है। ऑपरेशन अलायंस रिफ्यूजी के तहत आने वाले हफ्तों में इस संख्या से 3500 तक इस संख्या को पहुंचाने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बीते हफ्ते अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के बीच भारत ने ई वीजा की नई कैटेगरी को शामिल किया था, जिसके तहत अफगानी नागरिकों के आवेदनों पर जल्दी काम किया जाना था। फिलहाल ये वीजा 6 महीनों के लिए वैध है और केंद्र की तरफ से आगे की योजना पर कोई फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का असर, अफगानिस्तान से भारत आने वाले 50 करोड़ डॉलर के सूखे मेवों का व्यापार हुआ ठप। जी हां दोस्तों, अशरफ गनी सरकार को गिराकर तालिबान द्वारा सत्ता संभालने के बाद अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर पर एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से भारत में अफगान सूखे मेवे का आयात रुक गया है। भारत हर साल अफगानिस्तान से पंजाब के अटारी बॉर्डर से करीब 50 करोड़ डॉलर के सूखे मेवे का आयात करता है। एक प्रमुख ड्राई फ्रूट आयातक BK बजाज ने बताया कि सरकार बदलने के बाद सरकारी कार्यालय काम नहीं कर रहे थे, जिससे कारोबार ठप हो गया। वह कहते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से काबुल स्थित व्यापारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि एक बार कार्यालय काम करना शुरू कर दे, व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, तालिबान पूरी ईमानदारी से अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगा। तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिकार करने से कुछ ही दिन पहले भारत के वनस्पति संरक्षण, संग्रोह और भंडारण निर्देशालय द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से सूखे मेवों का आयात रोक दिया गया था। हाल ही में समस्या का समाधान किया गया और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में फंसे ट्रक रोजाना भारत आ रहे थे। कल JCP से करीब 9 ट्रक गुजरे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्थानीय बंदरगाह से अफगानिस्तान को निर्यात नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों से वसूले गए कैंटीन चार्ज पर नहीं लगेगा GST। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर
कोई गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी नहीं लगेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह व्यवस्था दी है। टाटा मोटर्स के एएआर की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उनके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सेवा प्रदाता द्वारा ली गई जीएसटी इनपुट पर क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। एएआर ने अपने फैसले में यह कहा है कि टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है, जिसका संचालन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कैंटीन शुल्क के एक हिस्से का बोझ कंपनी वहन कर रही है और बाकी का कर्मचारी उठा रहे हैं। कर्मचारियों के हिस्से के कैंटीन शुल्क को कंपनी द्वारा जुटाया जाता है और इसे कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों बात यहाँ पर आकर अटकी थी कि बिल में जोड़े गए जीएसटी का भुगतान करना चाहिए या नहीं, तो इस पर उनको राहत दे दी गई है। खाने पीने के सामान पर यानी कि कैंटीन के अंदर खाने पर अब जीएसटी चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नहीं ठीक हुई आयकर विभाग की वेबसाइट की तकनीकी खराबी, वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के सीईओ को किया तलब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के सीईओ एमडी सलील पारेख को समन जारी किया है। उन्हें सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह समझाने के लिए बुलाया गया है कि लंबे समय के बाद भी आखिर क्यों ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याएं ठीक क्यों नहीं हुई है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकम टैक्स भरने वालों को वेबसाइट में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है, जिसको लेकर कई शिकायतें भी दर्ज करवाई जा चुकी है। इनकम टैक्स इंडिया ट्विटर अकाउंट ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्रालय ने सलील पारेख इन्फोसिस के एमडी और सीईओ हैं को 23 अगस्त 2021 को तलब किया है। उन्हें वित्त मंत्री को यह समझाने के लिए बुलाया गया है कि नई ई फाइलिंग पोर्टल के शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों 21 अगस्त 2021 से पोर्टल उपलब्ध ही नहीं है। ई फाइलिंग पोर्टल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून महीने में चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ पोर्टल की गड़बड़ियों के मामले में बैठक भी की थी। उनके साथ तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में जमकर बरसे बादल, जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिन से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में शनिवार को 138.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव और यातायात बाधित हो गया। दोस्तों दिल्ली में पिछले 16 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है एक दिन में। मौसम विभाग के मुताबिक यह 14 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों तक देश के कई हिस्सों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में हरियाणा के रोहतक, महम, झज्जर व उत्तर प्रदेश के खतौली, बड़ौत में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के राजगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, सागर, शाहजहाँपुर, झाबुआ, बैतूल, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिलों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल हुआ सस्ता, डीजल के दाम भी गिरे। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने रविवार के दिन यानी कि 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी कमी की है। दोस्तों यह थोड़ी सी कमी इतनी थोड़ी है कि आपको पता भी नहीं चलेगी। फिलहाल दोस्तों आपको कीमतें बता देते हैं। लेटेस्ट रेट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 101.64 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल 107.66 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.64 रुपए प्रति लीटर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक क्लियरिंग का सिस्टम, देनी होगी यह जानकारी वरना रिटर्न हो जाएगा चेक। जी हां दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आप एक्सिस बैंक के चेक का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर जरूर से सुन लीजिए, आपके काम आने वाली है। दरअसल दोस्तों 1 जनवरी 2021 से देश में चेक के लिए नया पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हुआ है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन टूल है। आरबीआई ने कहा है कि इस नियम को लागू किया
दिए जाने के पीछे का मकसद चेक का गलत इस्तेमाल पर शिकंजा कसना है। बैंक ने इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस भेजा है। ग्राहकों को भेजे एसएमएस में एक्सिस बैंक ने कहा है कि 1 सितंबर 2021 से 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का चेक रिटर्न हो जाएगा अगर आपने चेक क्लियरिंग डेट से एक वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे डिटेल्स नहीं दिया है। तो इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख कोरोना केस। नीति आयोग ने कहा 2 लाख आईसीयू बेड रखें तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश दुनिया में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। भारत में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले महीने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव देते पाए गए। इसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले नीति आयोग की ओर से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह अनुमान उससे कहीं अधिक है। तब नीति आयोग की ओर से गंभीर, मध्यम, गंभीर लक्षणों वाले लगभग 20% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन अब इसे 23% कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार भर्ती होने वालों की प्रतिशत 21% था। प्रति 100 मरीजों पर 21% से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन आर्मी भर्ती 2021, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में 10वीं पास के लिए 25,000 नौकरियां। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में 2021 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस साल पैरामिलिट्री के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा बलों ने कांस्टेबल पद के लिए 25,271 वैकेंसी जारी की है। दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। 31 अगस्त की रात 11:30 बजे तक ही इन पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार 10% पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर इन पदों को सफलता पाने वाले सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों में, तो आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।